वेलकम गाइस इन स्टडी विथ रितेश चैनल। आई माई सेल्फ पल्लवी और मैं आज आप लोगों के लिए मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर आई हूँ, वो भी जो 2011 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखो। समुद्री खरपतवार में यह प्राप्त होता है। समुद्री खरपतवार में क्या प्राप्त होता है? तो बेटा आप लोग अगर ध्यान से मेरे पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो इस क्वेश्चन का जिक्र कर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो आंसर क्या था? एल्गिनेट। क्या है? एल्गिनेट, जो कि समुद्री खरपतवार में प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? समुद्री खरपतवार होता है। ठीक है, और इसे एक और चीज़ भी बोलते हैं, इसे कॉमन टर्म में क्या बोलते हैं मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग रिपीट करो, साथ में रिपीट करोगे ना तो आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एल्जीन होता है। क्या होता है बेटा? एल्जीन होता है। ठीक है, या एल्जीनिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्जीनिक एसिड। ओके, चलो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? वो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्लड सेल। ह्यूमन ब्लड सेल में सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? आइसोथर्मिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कितना परसेंट पाया जाता है? ओके, तो क्या बोल रहा है? मानव रुधिर कोशिकाओं में समपराशरी सोडियम क्लोराइड विलियन है, तो कितना परसेंट पाया जाता है? तो आप लोग याद कर लेना ना इसे सीधा सीधी कि 0.9% पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड सेल में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.9% पाया जाता है। ठीक है, वो अगर मैं हिंदी टर्म बोलते समय इधर से उधर थोड़ा हो जाता है, कोई टर्म है जो मैं अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, तो प्लीज़ इसे आप लोग एकदम हाईलाइट मत करना, क्योंकि हिंदी मैं सीख रही हूँ। ओके, एक बार मैंने कमेंट पढ़ा था, शायद किसी में मैंने कुछ गलत बोला था, तो एक बच्चे ने लिखा था कि सूची नहीं श्रुति होता है, ऐसा कुछ करके कोई टर्म था, ध्यान नहीं आ रहा है। तो फिर उसे उतना इग्नोर करो यार। मैं ना पढ़ाते समय सोचती हूँ कि आप लोग जो भी बताऊँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो मेरी टंग पे मत ध्यान देना, क्योंकि एक दो वर्ड होता है जो गलती से थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, टीका बनी होती है जो हमारा मिडिल प्लेट्स है, किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बनी होती है? तो वो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। फर्स्ट दिया हुआ है काइटिन, सेकंड दिया हुआ है सेलुलोज, थर्ड दिया हुआ है एल्गिनेट एंड फोर्थ दिया हुआ है पेक्टेट। और इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? पैकेट। पैकेट कुछ नहीं होता यार, चिप्स कुरकुरे वाला पैकेट थोड़ी है। ठीक है, चलिए इसे मैं स्पेलिंग सही कर देती हूँ। पेक्टेट बोलते। क्या बोलते बेटा? पेक्टेट। हिंदी में सही लिखा हुआ है पेक्टेट। ओके, तो द राइट आंसर इज पेक्टेट। राइट आंसर क्या होगा हमारा? पेक्टेट ही होगा। जो मिडिल प्लेट्स होते हैं, जो मिडिल लेमला होता है किसमें? मल्टी सेलुलर प्लांट में। वो किस चीज़ से बना होता है? पेक्टिन या पेक्टेट से। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, देखो स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना वो क्या है? मल्टी सेलुलर प्लांट है। ठीक है, और इसकी तीनों लेयर किससे बना है वो बता रहा है। ठीक है ना, तो जो मिडिल लेयर है ना, वो मिडिल लेयर जो है ना वो किस चीज़ से बना हुआ है? पेक्टिन या पेक्टेट भी बोल सकते हो। ठीक है, प्राइमरी लेयर जो बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? हेमी सेलुलोज एंड सॉल्युबल प्रोटीन से। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान से देख लो इसे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेक्टेट। ओके, यहाँ मिसप्रिंट की वजह से पैकेट लिखा गया होगा। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दे रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चलो आप लोग भी क्वेश्चन साथ में रीड करो। ग्लाइकोलाइसिस अकर हेयर। ग्लाइको अपघटन यहाँ होता है, कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का भी डिस्कस मैं ब्रीफली की थी। जब ब्रीफली करती हूँ ना तो अगर आप जो बच्चे ध्यान से सुने होंगे ना उनको पक्का इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जैसे कि मैंने जब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बता रही थी कि जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं पायरुविक एसिड में, तो जब ये प्रोकैरियोट में होता है तो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। किस में होता है बेटा? कोशिका द्रव्य में। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं,
बहुत बार मैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन क्या बोल रहा है, अर्ध स्वशासित अंगिक कौन सा है, ठीक है, जिसके पास क्या है, जो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस टर्म जो होता है बेटा, ऑटोनोमस से आप लोग क्या समझते हो, सेमी मतलब तो अर्ध, सेमी मतलब तो अर्ध सब सारे बच्चे समझते होंगे, बट ऑटोनोमस वर्ड से क्या समझते हो। तो बेटा ऑटोनोमस जो वर्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है कि जिस ऑर्गेन के पास ऑर्गेनेल्स हो, सॉरी जेनेटिक मटेरियल हो, क्या हो बेटा, जेनेटिक मटेरियल हो। तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, जो कि क्या करता है, वो कैपेबल होता है, वो योग्य होता है कि अपना एनर्जी खुद बना सकता है, ठीक है, क्या कर सकता है, अपना एनर्जी खुद बना सकता है, और उसके अंदर जो काम हो रहा है उसमें वो एनर्जी का यूटिलाइज यानी यूज कर सकता है, उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो उस टर्म को क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस बोलते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि किसके पास अपना डीएनए, ओन डीएनए होता है और एनर्जी भी फॉर्म करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। एक और होता है, उसका भी आप नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ऑटोनोमस ऑर्गन क्या है एक और, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है क्लोरोप्लास्ट, ओके। चलो, और माइटोकॉन्ड्रिया को ना पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। समझ में आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो आगे हम चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ग्लाइकोजेन पार्टिकल्स आर फाउंड इन। ग्लाइकोजेन कण इनमें से पाए जाते हैं। ग्लाइकोजेन कण कहाँ पाए जाते हैं, तो बेटा फैट सेल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, फैट सेल में पाए जाते हैं। वसा कोशिका में पाए जाते हैं, ओके। कहाँ, वसा कोशिका में, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता चुकी हूँ बट फिर भी देख लो क्या है, हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। इसका आंसर कौन कौन लिखेगा, जल्दी से कमेंट में लिख दो। तो द राइट आंसर इज 2, क्या, 2, ओके। क्योंकि ग्लूकोज का एक अणु से एटीपी के 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना, 2 अणुओं का निर्माण होता है। ग्लूकोज के एक अणु यानी 1 मॉलिक्यूल से एटीपी के कितने अणुओं का निर्माण होता है, तो 2 अणुओं का निर्माण होता है। कितना, 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम आगे की तरफ चलते हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं, ओके। साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन। साइटोकाइनेसिस इनमें प्रारंभ होता है। कहाँ होता है प्रारंभ, तो आप सब लोग पढ़े होंगे प्रोफेज, मिडिल एज, पोस्टीरियर स्टेज या एंड स्टेट। तो बेटा ये कहाँ होता है साइटोकाइनेसिस, तो एंड स्टेट में, क्योंकि ये जो डिवीज़न होता है ना वो प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज के बाद स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस बिगिंस मतलब प्रारंभ भी होता है ना, स्टार्ट, तो उसके बाद जो होता है वो प्रोसेस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग लिख दो। केयरफुली लिसन होकर, अगर केयरफुली होकर सुने होगे ना तो पक्का आंसर पता होगा। और क्या क्या बताए थे ना इससे टर्म रिलेटेड, फंजाई के बहुत सारी चीज़ बताए थे, उसके सेल वॉल के बारे में, ये सब भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी आंसर लिख दो। तो क्या होगा, मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर क्या होता है, फंजाई होता है, सॉरी फंजाई होता है। क्या होता है, फंजाई होता है, ओके। चलो इसके साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसे मैं बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ और फंजाई के बहुत सारे पॉइंट भी मैं उस टाइम नोट करवाई थी, ओके। जो जो लिखा है वो लाइक कर दो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है,
तो जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, चीर प्रदर्शित करता है एक, क्या प्रदर्शित करता है। इस क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसका आंसर भी आप सभी को पता होगा। तो क्या प्रदर्शित करता है, लिंकेज यानी वश। ओके, क्या प्रदर्शित करता है, लिंकेज। ठीक है, एक जो ऑप्शन था वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, चलो कोई नहीं, इसका आंसर क्या होगा, लिंकेज। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है जिसको मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में पाइन ट्री क्या कौन सी क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है, लिंकेज। ठीक है, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन, चलो आप लोग भी पढ़ो। एसिडोफाइल है, एसिडोफाइल क्या है, आर्चेबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो एसिडोफिल्स क्या होता है बेटा, ये ना यूकैरियोट्स होता है। ठीक है, क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है। तो किसमें ये क्या है, एसिडोफाइल्स क्या है हमारा, आर्चेबैक्टीरिया है। क्या है हमारा, आर्चेबैक्टीरिया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर कोई पूछे एसिडोफाइल्स क्या है तो आर्चेबैक्टीरिया है। ओके, इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसे बस याद कर लो। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइकॉट। यह द्विबीजपत्री का एक उदाहरण है। क्या है, द्विबीजपत्री का उदाहरण। द्विबीजपत्री क्या होता है, डाइकॉट क्या होता है, तो उसे पहचानने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर डाइकॉट प्लांट के सीड को ना, अगर आप आउटर कवर जो होता है उसको हटाओगे ना, तो उसका सीड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे ग्राम को ले लो, ठीक है, ये ग्राम हो गया। ठीक है, अब जिसका जैसे इसका आउटर लेयर हटाओगे ना, तो अंदर में ना ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। ठीक है, बीच से ना ये एकदम अलग अलग रहता है। जैसे ये आउटर लेयर हटाओगे तो ये दोनों एक अलग अलग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट या द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, दाल, बैम्बो, सुगरकेन, बनाना। ठीक है, तो क्या द्विबीजपत्री इस यहाँ पे जो है उसमें क्या आंसर होगा, पल्सेस, ज़्यादातर पल्सेस में पाया जाता है, जैसे अरहर, मसूर, ये सब में क्या ये सब कैसे किस चीज़ के एग्जांपल है, डाइकॉट के। ठीक है, और मोनोकॉट का क्या होता है, मोनोकॉट के जो सीड होते हैं ना वो एक ही रहेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोग डाइकॉट समझ गए होंगे, द्विबीजपत्री नाम से ही पता चल रहा है, द्विबीजपत्री। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो, कोरल्स कम इन दिस यूनियन। यूनियन नहीं होगा यहाँ, फाइलम होगा। क्या होगा, यूनियन नहीं होगा यहाँ पे, फाइलम होगा। क्या होगा, फाइलम। ओके, मूंगा इस संघ में आता है। मूंगा जो होता है कोरल्स, वो किसका एग्जाम्पल है, क्या पोडीफेरा का है, नाइडेरिया का है, मॉलुस्का का है, या एनेलिडा का है। तो आप लोगों को पता होगा जो कोरल्स है ना वो किसका एग्जाम्पल है, नाइडेरिया का। किसका एग्जाम्पल है, नाइडेरिया का। ओके, नाइडेरिया का एग्जाम्पल है। चलो अब कोरल्स के बारे में एक पॉइंट बता देती हूँ कि कोरल्स का जो स्केलेटन होता है ना, क्या होता है बेटा, कोरल्स का स्केलेटन तो आप लोग समझते ही होंगे ना, वो किस चीज़ से बना होता है, तो वो आप लोग लिख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। ओके, मे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो और एक दो एग्जाम्पल और लिख लीजिए नाइडेरिया का। नाइडेरिया का एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे फाइशेलिया। क्या हो जाएगा, फाइसेलिया। इसका हिंदी नहीं होता है बेटा। ठीक है, फाइसेलिया जैसे कोरल दिया हुआ है, सॉरी मे भी हिंदी होता होगा बट इसका हिंदी मुझे नहीं पता है। फाइसेलिया एंड सेकेंड वॉज एडमिशिया। क्या, एडमिशिया, जिसे हम सी एनीमोनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडमिशिया को हम क्या बोलते हैं, सी एनेमोनी भी बोलते हैं। ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लवर किसके शरीर में उपस्थित वसा है।
ब्लबर इज़ द फैट प्रेजेंट इन हुज बॉडी। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लबर होता क्या है, ठीक है। आखिर ये ब्लबर होता क्या है? तो बेटा ब्लबर जो होता है ना वो क्या होता है, एक फैट है, थिक फैट है, ठीक है, जो कि आपके स्किन के अंदर, आपके नहीं, जो मैरीन, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उनके स्किन के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जिससे ना उनके बॉडी गर्म रहते हैं, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एक थिक फैट है। क्या है? थिक फैट है, जो कि उस मैरीन एनिमल्स के स्किन के अंदर पाया जाता है। थिक फैट लेयर होता है, ठीक है, परत होता है। क्या होता है? वसा का एक मोटा परत होता है जो कि स्किन के अंदर रहता है, जो उसकी बॉडी को उसका काम क्या होता है कि गर्म रखना है उसकी बॉडी को, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है? तो मैंने क्या बोला, मैरीन मैमल्स में, ठीक है। क्या बोला? मैरीन मैमल्स में। तो इस ऑप्शन को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो क्या दिया है, सील भी दिया हुआ है, बैट दिया हुआ है, होल वेल दिया हुआ है और डॉल्फिन दिया हुआ है। तो मैंने जाहिर सा वर्ड कौन सा यूज़ किया, मैरीन, जो कि पानी में रहते हैं। तो इसका आंसर ना इस क्वेश्चन में ना थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है। अगर मिसप्रिंट बोले, अगर यहाँ पे नॉट लगा देते ना कि ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित नहीं है, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में लगा देते नॉट, हम यहाँ पे एक नॉट लगा देते, क्या लिखे, ब्लबर इज द फैट नॉट प्रेजेंट इन हुज बॉडी, या फिर फॉलोइंग बॉडी, ठीक है, या फिर फॉलोइंग बॉडी। तो इसका आंसर क्या होता, जब नॉट लगा देते तब क्या होता है, आंसर हमारा बैट होता, क्योंकि बैट तो लैंड पे रहता है, इसके अंदर ब्लबर पाया नहीं जाता है, तो इसका आंसर क्या होता, बैट होता। तब इसका एक आंसर होता। लेकिन यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ब्लबर किसके शरीर में उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 3 आंसर राइट होगा। सील भी होगा, डॉल्फिन भी होगा और वेल भी होगा, ठीक है। एग्जाम में 3 क्वेश्चन राइट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटी बता दिया ना कि क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर नॉट रहता तो एक ही आंसर होता, बैट, ठीक है। लेकिन अगर नॉट हम हटा दे रहे हैं तो तीनों हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना समझो कि ब्लबर जो होता है वो क्या होता है, थिक फैट लेयर होता है, मोटा वसा का परत होता है, ठीक है, जो कि मैरीन मैमल्स के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी, आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। क्या है रिपीटेड क्वेश्चन में, द लीफ ऑफ डेजर्ट प्लांट आर कवर्ड बाई, ये मैं बता चुकी हूँ और इसका आंसर क्या होगा, वैक्स। किससे कवर्ड होता है लीफ डेजर्ट प्लांट का, वैक्स से, मोम से, ठीक है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस वो कम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है, द साइज इन माइक्रॉन्स ऑफ कोलाई बैक्टीरिया इज अप्रॉक्स। क्या पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, वो भी किसका, कोलाई बैक्टीरिया का। किसका, कोलाई बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया का। ई कोलाई जीवाणु का आकार है लगभग कितना है, तो लगभग ये 5 माइक्रोन है। कितना है, 5 माइक्रोन है। तो द राइट आंसर इज बी, ऑप्शन बी के 5 माइक्रोन्स। कितना है, 5 माइक्रोन्स। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑर्गेनेल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। कौन से कोशिकांग बिना झिल्ली वाले हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा कोशिका है जिसमें झिल्ली नहीं है, जो बिना झिल्ली का है, ठीक है। तो ऑप्शंस क्या दे रहा है हमारा, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई एंड फोर्थ वन इज राइजोसोम। तो किसके पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो जल्दी जल्दी लिख दो, राइजोसोम के पास बेटा मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइजोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसे आप लोग याद कर लो कि राइजोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं होता है, ओके। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोल रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु असंतृप्त वशीय अम्ल है। तो ऑप्शंस देखिए हम,
फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, स्टैटिक एसिड, क्या बोल रहा है, स्टैटिक एसिड। सेकंड ऑप्शन जो है वो क्या है, लिनोलिक अम्ल। फिर थर्ड क्या है, ऑलिक अम्ल। एंड फोर्थ क्या है, पैरामीटिक अम्ल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैटिक अम्ल है ना वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी संतृप्त वशीय अम्ल है। क्या है, संतृप्त वशीय अम्ल है। ओके। और लिनोलिक जो है वो असंतृप्त वशीय अम्ल है। क्या है, असंतृप्त वशीय अम्ल है। और ऑल और ऑलिक की बात करें, ऑलिक की, तो वो क्या है, वो मोनो अनसैचुरेटेड है। क्या है, ये पॉली था ना, ये इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बहु असंतृप्त वशीय पूछ रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड पूछ रहा है। तो जो ऑलिक होता है ना वो कैसा नेचर होता है, मोनो अनसैचुरेटेड होता है, मोनो सैचुरेटेड होता है, नॉट अनसैचुरेटेड। ठीक है, मोनो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो पामीटिक है वो क्या होता है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी संतृप्त वशीय अम्ल है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन ऐसा है जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, बहु असंतृप्त वशीय है। तो बहु असंतृप्त वशीय कौन सा है, ये वाला, यानी लिनोलिक अम्ल। क्या है, लिनोलिक अम्ल। तो द राइट आंसर इज लिनोलिक एसिड। ठीक है, चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह अमीनो अम्ल थायरॉक्सिन हार्मोन में प्रवर्तित होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो उस एमिनो एसिड का क्या पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। तो किस एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन में। किस में, टायरोसिन में। ठीक है, ये टायरोसिन जो होता है ना बेटा, वो क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या है, इसेंशियल एमिनो एसिड है। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, अगर कोई पूछ दे कि टायरोसिन का वर्क क्या होता है, तो बेटा वर्क जो होता है ना, इसका प्रोटीन बनाने का होता है काम। क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये बहुत लाभदायक होता है। ठीक है, तो कौन सा एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन, यानी T4 भी इसको बोलते हैं हम। टायरोसिन हार्मोन को क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T4 हार्मोन। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा एंजाइम में, कौन से एमिनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तो वो है टायरोसिन। क्या है, टायरोसिन। ओके, और इसका वर्क भी आप लोग समझ गए होंगे कि क्या क्या करता है टायरोसिन। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये प्रोटीन बनाने का काम करता है हमारी बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर भी प्रोड्यूस करता है, जिसके थ्रू हमारा नर्व सेल वर्क करता है। ठीक है, तो बच्चों आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो 2012 में पूछा गया है। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, आप लोग रीड करो। टीआरएनए में वह, क्या है क्वेश्चन, टीआरएनए में वह क्रम जो एक एमिनो अम्ल से जुड़ने में प्रयुक्त है। क्या बोल रहा है कि टीआरएनए में कौन सा वह क्रम है जो कि एमिनो एसिड से जुड़ता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, UAA, CCA, थर्ड ऑप्शन इज UGA, फोर्थ इज DHU। ये सब क्या है, ये सब एंटी कोडोन्स है। ये सब क्या है, एंटी कोडोन्स है। चलो इस क्वेश्चन को ना हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं स्क्रीन पे आपको टीआरएनए का एक डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा कि टीआरएनए को हम ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, टीआरएनए का डायग्राम है। टीआरएनए कैसा दिखता है, ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ये 3 स्टैंड है, ये 5 स्टैंड है। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा 3 स्टैंड के पास है ये एंटी कोडोन है ACC। क्या है, ये एंटी कोडोन है, नीचे भी ये कनेक्टेड रहता है। ये लूप है, ये जो राउंड राउंड साइड दिख रहा है ये क्या है, लूप है। इसका नाम होता है जैसे कि टी लूप। ठीक है, तो चलो इसके लूप के बारे में भी नहीं जानते, जितना क्वेश्चन में बोल रहे हैं उतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा था कि वह कौन सा क्रम है जो कि एमिनो एसिड से जुड़ता है। तो ये जो 3 स्ट्रैंड है ना, यही क्या होता है, हमारा एमिनो एसिड से अटैच होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड से अटैच होता है। तो किस कोडोन के थ्रू जुड़ रहा है एमिनो एसिड, तो कोडोन, एंटी कोडोन ACC।
एंटीकोडोन ACC। तो देखिए आंसर में है कुछ ACC करके। ACC अगर ऊपर से आप इसे रीड करोगे तो ACC, और नीचे से अगर रीड करोगे तो CCA। तो द राइट आंसर इज़ बी। जिस बच्चों ने बी को टिक किया है उसका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। ओके, तो पता चल गया कि ये जो ट्रांसफ़र RNA है उसका कौन सा स्ट्रैंड एमिनो एसिड से अटैच होता है और कौन सा एंटीकोडोन। तो द राइट आंसर इज CCA। ओके, एक और चीज़ जान लो कि ट्रांसफ़र RNA को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एमिनो एसिड है ना, ये tRNA का वर्क क्या होता है कि ये एमिनो एसिड को ना ट्रांसफ़र करता है कहाँ, साइटोप्लाज्म से, कहाँ, साइटोप्लाज्म से राइबोसोम तक। किसके तक, राइबोसोम तक। ओके, और इसे एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सॉल्युबल RNA भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीन पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है वो क्या है, जीन प्रबंधन में उपयोगी विकार कौन सा है। क्या बोल रहा है, जीन प्रबंधन में उपयोगी विकार कौन सा है। तो आप लोग रीड करो और आंसर तो जल्दी से, जिसको उसको आता है आंसर लिखो। विच इज़ द यूजफुल, विकार नहीं वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर इन जीन एम्पलीफायर। ओके, तो चलो देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सेकेंड वाज इज एमाइलेज, थर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, फोर्थ इज टैग पॉलीमरेज। ओके, तो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है कि जीन प्रबंधन में उपयोगी विकार कौन सा है। तो क्या क्या है, पहले ये देख लो कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है। आप लोग सिंपल से समझते होगे ना कि ट्रांसक्रिप्टेज मैं बता चुकी हूँ पहले वाले वीडियो में, बट फिर से बता देती हूँ कि जब DNA से RNA में कन्वर्ट होता है ना, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है ना, और उसमें जो एंजाइम यूज होता है ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो जब RNA से DNA में कन्वर्ट हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, और जो एंजाइम यूज होता है वो क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, एंजाइम एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या है, ये भी एक रिस्ट्रक्शन एंजाइम है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या करता है, ये ज्वाइन अप का काम करता है। क्या चीज़ का काम करता है, ज्वाइन अप का, यानी प्रबंधन का काम करता है। टैग पॉलीमरेज क्या चीज़ का काम करता है, प्रबंधन का। तो क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछ रहा है कि जीन प्रबंधन में उपयोगी विकार कौन सा है। तो द राइट आंसर इज टैग पॉलीमरेज। क्या होगा, टैग पॉलीमरेज। तो जो बच्चे डी ऑप्शन दिए हैं उसका आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, आप लोग भी पढ़ो। ठीक है, साथ में रीडिंग करते रहोगे ना तो अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, ऐसे बोरियत जैसा फील नहीं होता है। चलो, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेग हेमोग्लोबिन इसकी जड़ों में पाया जाता है। इन चारों ऑप्शन में से किसकी जड़ों में लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या सरसों में पाया जाता है, या सोयाबीन में, या गाजर में, या मूली में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लो कि टर्म होता क्या है। तो लेग हेमोग्लोबिन की बात कर रहे थे, लेग हेमोग्लोबिन होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेग हेमोग्लोबिन होता क्या है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का वाहक है। क्या है, ऑक्सीजन का वाहक है। ठीक है, ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, दलहनी फसलों में। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर जिसको उसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पौधों के जड़ों, यानी प्लांट के नोड्यूल्स में, रूट के नोड्यूल्स में। ठीक है, और जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, वो किस पिगमेंट का होता है, किस कलर का होता है, तो रेड पिगमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, रेड पिगमेंट होता है। ठीक है, यानी लाल रंग का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, मस्टर्ड, सोयाबीन, कैरोट, रेडिस। ठीक है, तो कैरोट तो पहले ऑप्शन से कट जाएगा क्योंकि ये दलहनी फसलों में पाया जाता है। रेडिस भी कट जाएगा, और मस्टर्ड को बोल सकते हो कि मस्टर्ड में कन्फ्यूज़न है। तो आप लोगों को बता दो कि सरसों में ना सिम्बायोसिस नहीं होता है प्रोसेस। ठीक है, सरसों और एक और
प्लांट होता है जिसे हम काला बोलते हैं, ठीक ना, उसमें सिम्बायोसिस नहीं होता है राइजोबिया के साथ, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो द राइट आंसर इज सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। सोयाबीन में क्या होता है? सोयाबीन के जड़ों में क्या पाया जाता है? लेग हेमोग्लोबिन। ठीक है, आप लोग समझ गए? आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? द सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी कंटेन, यानी लाल शैवाल की कोशिका भित्ति में होता है। जैसा कि ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। देखो, क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का बेनिफिट अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर पहला वीडियो देखे होगे तो उस टाइम लगा हो कि क्या यार ज़्यादा बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन अब देखो, अब इसका आंसर तो आप लोग सीधा सीधी कर दोगे ना, क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी जिसको उसको आता है, जिसको उसको याद है वो जल्दी जल्दी कर दो, कमेंट में लिख दो कि इसका आंसर क्या होगा। तो रेड एल्गी के सेल वॉल का नाम क्या है? जिस बच्चे ने आंसर बी दिया उसका 100% करेक्ट आंसर है। क्या है? सेलुलोज का बना होता है उसका सेल वॉल। किसका? सेलुलोज का। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे वो क्या है? संघ अर्थोपोडा में वर्गों की संख्या है। क्या पूछ रहा है? अर्थोपोडा में वर्गों की संख्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता होगा कि कितना है अर्थोपोडा में। यहाँ स्पेलिंग गलत दिया हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, इसे आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या होता है? अर्थोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी होती है? चलो जिसको उसको आता है वो क्वेश्चन का आंसर करो। तो द राइट आंसर इज डी। कितनी होती है? 6 होती है। अर्थोपोडा में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब कौन कौन सी होती है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन कौन सी होती है अर्थोपोडा में वर्गों की संख्या। पहले यहाँ अर्थोपोडा का स्पेलिंग चेक कर लो, सही है ना? ARTHOPODA होता है, AYR नहीं होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम क्या देखने वाले हैं, उसकी संख्या। तो जो हमारा पहला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्रुस्टेशिया। क्रुस्टेशिया। ओके, जो हमारा सेकंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिप्लोपोडा। 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 ओके बच्चों, जो हमारा थर्ड होता है उसे हम इंसेक्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसेक्टा भी बोलते हैं, या फिर कीट वर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीट वर्ग। ओके, जो फोर्थ नंबर है उसे एक्निलिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्निडा। एक्निडा बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में लिखता है, इसका स्पेलिंग होता है ARACHNID। ओके, एंड जो फिफ्थ नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? माइरोपोडा। माइरोपोडा। ओके, और लास्ट वन क्या होता है? और लास्ट वन होता है चिलोपोडा। चिलोपोडा। ठीक है, तो आप लोग को याद हो गया होगा। फर्स्ट क्या है? क्रुस्टेशिया, सेकंड डिप्लोपोडा, थर्ड इंसेक्टा या फिर इसे कीट वर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है? एक्निडा है, एंड 5 है माइरोपोडा, 6 क्या है? चिलोपोडा। ठीक है, इसका नाम और भी होता है, तो ये नहीं कहे कि जो बोल दिए वही है, इसका नाम और भी होता है। ठीक है, जैसे कि इंसेक्टा को कीट वर्ग या फिर इसे हेक्सोपोडा भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे नेम बहुत सारे हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो स्क्रीन पे दिख रहा है सही से? चलो अब इसे हम रीड करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है? क्या ऊर्जा का होता है, या कार्बन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, या फिर पोटेशियम का होता है? क्या बोल रहा है? इकोसिस्टम में वन डायरेक्शन फ्लो किसका होता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम परितंत्र क्या होता है वो जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका डायरेक्शन भी जान लेंगे। तो मैं क्या समझा रही थी? इकोसिस्टम यानी परितंत्र
क्या होता है। तो पारितंत्र को सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है, सिंपल से टर्म में भी समझते हो, सिंपल से वर्ड में, कि जीवित प्राणियों का समुदाय होता है। क्या होता है? जीवित प्राणियों का समुदाय होता है, ठीक है, जहाँ पे इन्वायरमेंट भी हमारा रहता है। तो वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ सभी जीवित प्राणी एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से उनको मतलब रहता है, एक दूसरे से अपने अपने बातों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझते होंगे कि परितंत्र क्या होता है, बहुत पहले छोटे से पढ़ते होंगे, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि एक परितंत्र में किसका प्रवाह एक दिशा में होता है। तो एक दिशा में किसका प्रवाह होता है? तो आप लोगों को भी पता होगा कि ऊर्जा का होता है। किसका होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। जो एनर्जी है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। एनर्जी का एक आता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो ये उस लॉ में क्या बोलता है कि जो हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी बोलता है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। जैसे कि पहला प्रोड्यूसर, जैसे कि ये घास है, ठीक है, पहले घास पे एनर्जी आया, ठीक है। तो घास क्या किया? उस एनर्जी का यूटिलाइज किया, यूज किया, उपयोग किया। उपयोग करने के बाद ये थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद क्या इसको कौन खा गया? डियर खा गया, ठीक है। इसको क्या खा गया? डियर खा गया। तो जब डियर खा गया तो जो बचा हुआ एनर्जी है वही ना डियर के पास जाएगा। क्या? फिर डियर कुछ अपने एनर्जी का यूज करेगा, फिर जो उसके पास एनर्जी बचेगा वो एनर्जी किसके पास जाएगा? अब डियर को कौन खा गया? सपोज डियर को उल्फ खा गया या फिर फॉक्स खा गया, ठीक है। तो फॉक्स खा गया तो फॉक्स भी अब उस जो डियर के पास एनर्जी बचा हुआ था वो किस में गया? फॉक्स में गया। अब फॉक्स भी उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का उपयोग किया और फिर जो उसके बॉडी में बच गया वो कहाँ चला गया? शेर के पास चला गया। फॉक्स को कौन खा गया? शेर खा गया। फिर शेर ने क्या किया? उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया, उपयोग किया। फिर जो उसके पास जो बच गया और वो शेर मर गया, फिर मरने के बाद कहाँ चला जाएगा? वो एनर्जी कहाँ आ गया? वो मर जाएगा, वो सड़ गल जाएगा, तो फिर सॉइल में मिल गया। फिर वो उस एनर्जी को प्लांट यूटिलाइज कर लिया, फिर वो चलने लगा, फिर उसका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो क्या हो गया? ऊर्जा का फ्लो किस में होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक दिशा में होता है, ठीक है। चलो, आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो इसी के साथ, और कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम का जो डायरेक्शन होता है, यानी फ्लो ऑफ डायरेक्शन होता है, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारा अगला क्वेश्चन है। चलो इसे हम पढ़ते हैं। एक गंधक यानी सल्फर युक्त, क्या एक गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो इसमें बोल रहा है क्या कि सल्फर, ये सारे अमीनो एसिड है, क्या है? अमीनो एसिड है। तो इसमें कौन ऐसा अमीनो एसिड है जो सल्फर को कंटेन करता है, जो सल्फर युक्त है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं सेरीन के बारे में। तो सेरीन का हम फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है केमिकल फॉर्मूला। तो बच्चों जो सल्फर सेरीन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है? C5H11 NO2S। क्या? सॉरी बच्चों, ये जो S होता है ना, ये जो C5 है ना, ये किसका होता है? ये मेथियोनिन का फॉर्मूला होता है। सेरीन का होगा, क्या होगा? सेरीन का जो फॉर्मूला होता है वो C3, इसमें सेरीन में कार्बन 3 होते हैं, ठीक है, H7 और NO3, ठीक है। और ये प्रोलीन का क्या होता है, देख लेते हैं। प्रोलीन का जो फॉर्मूला होता है उसमें कितने होते हैं? C5, इसमें कार्बन 5 होते हैं, C5H9NO2 होता है इसमें, ठीक है। और लास्ट जो बचा हमारा, तो लास्ट जो है एस्पराजीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें कार्बन 4, इसमें कितने कार्बन्स होते हैं? 4 होते हैं, C4H8N2O3। और ऑक्सीजन कितने होते हैं? 3, ठीक है। तो इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सल्फर कंटेन कौन करता है? सल्फर कंटेन कौन करता है? तो आपके सामने चारों का केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आप बताओ जल्दी से आंसर की, आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? कौन सा है जो कि सल्फर कंटेन कर रहा है? तो सल्फर कंटेन हमारा क्या कर रहा है? मेथियोनिन कर रहा है। क्या कर रहा है? मेथियोनिन कर रहा है।
तो जो बच्चे आंसर बी दिए हैं उसका 100% करेक्ट आंसर है। तो राइट आंसर इज़ मेथियोनीन। ओके, ये फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला देख लिए तो ईजिली हो गया ना कि सल्फ़र कौन सा कंटेन कर रहा है। सिर्फ मेथियोनीन में सल्फ़र है तो वही कंटेन कर रहा है, ठीक है ना, बाकी में सल्फ़र नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेथियोनीन में कितने कार्बन्स होते हैं, कितने कार्बन कंटेन कर रहा है, तो कितना बोलेंगे हम, 5 कार्बन। कितना बोलेंगे, 5 कार्बन। उसी तरह नेक्स्ट में भी पूछ सकता है कि सेरीन में कितने होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग लिख लेना कहीं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए आंसर देने में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जो स्क्रीन पे शो हो रहा है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेताणु नहीं है, मतलब ल्यूकोसाइट नहीं है। ल्यूकोसाइट मतलब क्या हुआ, WBC, वाइट ब्लड सेल। ओके, ये क्या काम करता है, WBC हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से। क्या करता है बच्चों, प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को। ओके, तो चलो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाइट ब्लड सेल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, बेस डाई। सेकेंड वॉज क्या है, बी लिम्फोसाइट। थर्ड क्या है, थर्ड वन इज काइलोमाइक्रॉन। एंड फोर्थ क्या है, इओसिनोफिल्स। ओके, चलो तो आंसर तो जल्दी जल्दी जिसको उसको आता है। तो बेस डाई जो हमारा है, बेस डाई क्या है, ये वाइट ब्लड सेल का फॉर्म है। ओके, तो ये तो होगा नहीं। बी लिम्फोसाइट भी है, ये भी नहीं होगा। इओसिनोफिल्स भी होता है WBC का फॉर्म, तो ये भी नहीं होगा। तो द राइट आंसर वाज सी। द राइट आंसर इज सी। क्या है, सी। आंसर क्या है हमारा, सी। काइलोमाइक्रॉन्स। क्या है, काइलोमाइक्रॉन्स। ये क्या होता है, कोई पूछे तो इसे एक वर्ड में हम बोल सकते हैं फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट्स होता है। और ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये किस प्रकार दिखता है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये क्या होता है, फैट ड्रॉपलेट्स होता है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ये 2013 में पूछा गया है। 2013 के पैरामेडिकल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस RNA की संरचना क्लोवर की पत्ती समान होता है। क्लोवर की पत्ती यानी क्लोवर लीफ से सिमिलर कौन सा RNA का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्या rRNA का होता है, hRNA का होता है, mRNA का होता है, या फिर tRNA का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे ऑप्शंस के बारे में जान लो कि rRNA को क्या बोलते हैं। तो इसको हम राइबोसोमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोमल RNA। ठीक है, HN को क्या बोलते हैं, इसे प्री mRNA भी बोलते हैं, प्री mRNA भी बोलते हैं, और इसे हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA भी बोलते हैं। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है, आप लोग को पता होना चाहिए, ये कॉमन है। ठीक है ना, mRNA को क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA बोलते हैं। एंड tRNA को क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र RNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र RNA। मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी तो tRNA का मैं स्ट्रक्चर बनाई थी, तो आप लोग देखे होंगे कि वो किसकी तरह था, एक क्लोवर लीफ की तरह था। क्लोवर लीफ ऐसा टाइप होता है। ठीक है, इसी की तरह था ना, वो भी ऐसे करके यहाँ से एक निकला हुआ था लूप, यहाँ से था एक छोटा सा, यहाँ से था, और यहाँ से भी एक लूप निकला हुआ था। ठीक है, तो क्या था हमारा tRNA का, ये दोनों थोड़ा थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, तो ये एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो किसका स्ट्रक्चर हमारा मैच करता है, तो tRNA का। किसका होता है, tRNA का स्ट्रक्चर मैच करता है किससे, क्लोवर लीफ से। किससे, क्लोवर लीफ से। तो मैंने यहाँ भी बता दिया, बट चलो मैं इसे दिखा भी देती हूँ। ठीक है, तो गाइस जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, एक साइड tRNA का स्ट्रक्चर है और दूसरी साइड क्लोवर लीफ का स्ट्रक्चर है। तो देखो एक दूसरे के सिमिलर दिख रहा है ना। ठीक है, वैसे तो मैं डायग्राम बना के बता दी हूँ, बट ऐसे भी दिखा दे रही हूँ। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, ए competitive inhibitor of succinic dehydrogenase
सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसको क्या बोलते हैं? SDH भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SDH। ओके, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का एक प्रतिस्पर्धी संदमक है, कौन सा है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है इन चारों ऑप्शन में? तो क्या मैलोनेट है? तो देख लो, पहले क्या होता है, SDH जो होता है एक एंजाइम होता है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है? SDH एक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है ना, इसका जो रियल सबस्ट्रेट होता है ना, वो उसका नाम क्या है? सक्सीनेट। क्या है? सक्सीनेट। ओके, ये क्या बनाता है, ये किस में कन्वर्ट करता है? ये जो एंजाइम इसमें मिलता है, SDH एंजाइम मिलता है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में? फ्यूमेरेट के फॉर्म में। किस फॉर्म में? फ्यूमेरेट के फॉर्म में। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये जो प्रोसेस है वो किसका प्रोसेस है? टीसीए साइकिल का। किससे का पार्ट है? टीसीए साइकिल का। ओके, तो ये जो सक्सीनेट का होता है ना, SDH जो इसका रियल सबस्ट्रेट सक्सीनेट होता है, और ये सक्सीनेट किस फॉर्म में चेंज होता है? फ्यूमेरेट में। तो इसका एक कॉम्पिटिटिव क्या होता है? एक प्रतिस्पर्धा संदमक क्या है? मैलोनेट होता है। क्या होता है? एक मैलोनेट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरफेयर करता है किसके साथ? सक्सीनेट के साथ। ये टांग अड़ा देता है सक्सीनेट के साथ। क्या करता है? ये टांग अड़ाता है, और ये क्या करता है? ये बीच में टांग अड़ा देता है, और ये SDH का काम क्या कर देता है? इसका क्रिया क्या कर देता है? लो कर देता है, कम कर देता है, या तो रोक देता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव का काम क्या होता है? जब सामने में अगर आप जैसे हो और आपके कंपटीशन में कोई बंदा खड़ा हो जाता है, तो वो आपके काम को या तो लो कर देगा, नहीं तो रोक देगा। कंपटीशन उसी को कहते हैं ना। तो ये मेलोनेट क्या करता है? सक्सीनेट के साथ कंपटीशन करता है, और उस SDH के क्रिया को क्या कर देता है? कम कर देता है, या फिर होल्ड कर देता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो इसके साथ और इसकी क्रिया को रोक देता है, तो इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन है? किसकी वजह से इसका SDH का क्रिया रुक जा रहा है? तो मैलोनेट के कारण। तो द राइट आंसर इज मैलोनेट। ओके, ये जो है सेकंड वन इज ऑक्जेलो एसीटेट। ये क्या है? ये भी एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है किसका? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज का, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव है। क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव है, इसका कंपटीशन नहीं होता है SDH से। ठीक है, तो इसके कंपटीशन में खड़ा कौन रहता है? तो मैलोनेट। ओके, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं तक स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, नेक्स्ट पेपर में, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है ना, वो 2013 में पूछा गया है। ठीक है, इसका सेशन स्टार्ट करते हैं और कुछ नए क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि 2013 में पूछा गया है। ठीक है, पैरामेडिकल में। तो चलो देखते हैं, हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। आप लोग भी इसे रीड करो। क्या है? जिप्सम किसका आयसक है? जिप्सम इज इट्स ओर। किसका? Mg का है, Hg का है, Zn का है, Ca का है। ये सबको पता होगा नहीं, सिंबल दिया हुआ है। Mg मतलब मैग्नीशियम, Hg मतलब मरकरी, मरकरी का होता है Hg, जिंक एंड कैल्शियम। तो जल्दी जल्दी जिसको उसको पता है कि जिप्सम किसका आयसक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो जो बच्चों ने आंसर में दिया है ऑप्शन नंबर डी, उसका 100% करेक्ट आंसर है। जिप्सम किसका आयसक है? कैल्शियम का आयसक है। किसका है? कैल्शियम का। अब बच्चों आप लोग पूछोगे कि इसका प्रयोग क्या होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है ना, वो छड़ी और लवणीय मृदा से सुधार के लिए होता है। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे कि छड़ीय जो मृदा है, छड़ीय जो मृदा है उसका pH कितना होता है। ठीक है, तो उसका pH जो होता है वो नोट कर लो, ये इम्पॉर्टेंट है। उसका 8.00 से 8.5 तक होता है। कितना होता है pH दोनों सॉइल का? 8 से 8.5 तक। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि ई कोलाई में रिप्रेशर इससे जुड़ता है। ई कोलाई में रिप्रेशर जो है वो किससे जुड़ता है? क्या रेगुलेटरी जीन से, ऑपरेटर जीन से, या संरचनात्मक जीन से, या प्रोमोटर जीन से? तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, क्या होगा? ई कोलाई रिप्रेशर किससे जुड़ता है, किस जीन से जुड़ता है? तो जो बच्चों ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया है वो 100% करेक्ट है।
ओके। ई कोलाई बाइंड रिप्रेशर किससे होता है? ऑपरेटर जीन से होता है। किससे होता है? ऑपरेटर जीन से। ई कोलाई में रिप्रेशर किससे ऐड होता है, किससे जुड़ता है? तो ऑपरेटर जीन से। इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉलेटिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है। वॉलेटिज्म पैदा करने वाला जीवाणु होता है क्या है? द बैक्टीरियम डैट कॉजेज वॉलेटिज्म इज। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। एक विकल्पी एनॉक्सीजीवी। बी ऑप्शन क्या है? एक अविकल्पी एनॉक्सीजीवी। थर्ड क्या है? ए सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन। एंड फोर्थ क्या है? एन इन्वर्टिब्रेट ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले वॉलेटिज्म होता क्या है ये देख लेते हैं। तो ये क्या है? जो मसल्स में पैरालाइसिस पाया जाता है ना, उसी को कहते हैं, जो मांसपेशियों में लकवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वॉलेटिज्म मतलब जो मांसपेशियों में लकवा होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो ये क्या होता है? एक अविकल्पी एनॉक्सीजीवी होता है। क्या होता है? इनवर्टिब्रेट एनॉक्सिक ऑर्गेनिज्म। ओके, तो द राइट आंसर इज बी, एन इनवर्टिब्रेट एनॉक्सिक ऑर्गेनिज्म। ओके, एक अविकल्पी एनॉक्सीजीवी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना था। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं रिपीट करवा रही हूँ ना, उसे प्लीज़ केयरफुली याद कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। ओके, तो इसे ध्यान से पढ़ना है और आंसर देख लेना है कि किसका क्या है, याद कर लेना एक तरह से। 34 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक अपंख फफूंद है, यानी स्लिमी फंगस। किसकी बात कर रही है? स्लिमी फंगस। इन चारों में से कौन है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज राइजोपस। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? फिसारम, या फिर फिसरम भी पढ़ते हैं इसे, थायोबासिलस। एंड लास्ट क्या है? एनावियना, ठीक है, या एनावीना। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? स्लिम फंगस क्या होता है? स्लिम फंगस क्या राइजोपस होता है? जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। तो स्लिम फंगस जो होता है फाइसेरम होता है। क्या होता है? फाइसेरम होता है। तो द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ओके, और बच्चों जो ये फाइसेरम है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो वो प्रोटोजोआ किंगडम से बिलोंग करता है। किससे? प्रोटोजोआ किंगडम से। ओके, ये याद कर लेना कि किस किंगडम से बिलोंग करता है? प्रोटोजोआ किंगडम से। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यूरिक अम्ल मुख्य नाइट्रोजीनियस उत्सर्जी पदार्थ होता है। यूरिक एसिड इज द मेन नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। तो क्या इन जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, ह्यूमन, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, इन चारों में से कौन ऐसा ग्रुप है जो कि जिसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस यानी वेस्ट सब्सटेंस जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है? किसमें? यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। ओके, तो आप लोग बताओ, क्या मनुष्य का, या केचुआ का, या कॉकरोच का, या मेंढक का? जिसको इसका आंसर आता है वो जल्दी जल्दी लिख दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूरिक एसिड होता है ना, वो किसका वो जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो किस किस का होता है? तो किसका होता है? रेप्टाइल्स का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसका होता है? रेप्टाइल्स का होता है। और बर्ड्स का होता है। बर्ड्स को एव्स भी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा।
इंसेक्ट्स का होता है। किसका होता है? इंसेक्ट्स का होता है। ये सब का एक्सक्रीटरी नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड है। क्या है बच्चों? यूरिक एसिड है। तो अब इसमें हम पहले देखेंगे रेप्टाइल्स, कोई रेप्टाइल्स का नाम दिया, फिर देखेंगे बर्ड्स, इंसेक्ट्स। तो क्या इसमें कोई इंसेक्ट्स का नाम दिया हुआ है? तो जी हाँ, दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच। कॉकरोच एक इंसेक्ट है। तो इसका जो नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है वो किस फॉर्म में आता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूरिक एसिड के फॉर्म में। तो आप लोगों को पता चल गया कि इसमें तो सिर्फ यूरिक एसिड की बात करी थी ना, लेकिन ये याद करना कि ये यूरिक एसिड यूरिक एसिड कौन कौन ऐसा ग्रुप है जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सक्रिएट करता है। ठीक है, तो वो क्या है? रेप्टाइल्स है, स्नेक वगैरह आ जाएंगे, बर्ड्स में आ जाएंगे जितने भी होंगे, और इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमन का एक्सक्रीटरी वेस्ट किस फॉर्म में आता है? तो वो यूरिया के फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? यूरिया के फॉर्म में। फ्रॉग भी एम्फीबियंस में ही आ गया ना, तो एम्फीबियंस का किस फॉर्म में आता है? यूरिया के फॉर्म में। तो फ्रॉग का भी क्या हो जाएगा? यूरिया का फॉर्म। अर्थवर्म क्या है बच्चों? तो अर्थवर्म ना तो एम्फीबियन होता है और ना ही ये इंसेक्ट होता है। ये क्या होता है? ये एनिलिड्स होता है। लेकिन इसका भी एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है वो किस फॉर्म में आता है? यूरिया के फॉर्म में ही आता है। किस फॉर्म में आता है? यूरिया के फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था कि यूरिक एसिड के फॉर्म में किसका नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आता है। ठीक है, तो किस फॉर्म में किसका आता है? इंसेक्ट्स का, यानी कॉकरोच का। कॉकरोच का यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी वेस्ट बोलो या सब्सटेंस बोलो, वो क्या होता है? बाहर आता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पेलेट के फॉर्म में, और पेस्ट भी बोल सकते हो कि। ठीक है, तो यूरिक अम्ल किस फॉर्म में आता है? यूरिक अम्ल जो होता है वो कॉकरोच का होता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तीनों याद कर लेना, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि एम्फीबियंस का किस फॉर्म में आता है? यूरिया के फॉर्म में। ठीक है, और रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स का इसका किस फॉर्म में आता है? यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? प्रेइंग मेंटिस इसका एक अच्छा उदाहरण है। प्रेइंग मेंटिस, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे होता है MANTIS, मेंटिस। ओके, तो क्या बोल रहा है कि प्रेइंग मेंटिस इसका एक अच्छा उदाहरण है। कौन सा है? अब कौन सा है इन चारों में से आप लोगों को बताना है। तो चलो जिसको जिसको आता है वो आंसर करो। तो बच्चों सबसे पहले नाम समझते हैं कि ये प्रेइंग मेंटिस होता क्या है। जब तक ये टर्म नहीं जानेंगे तब तक इसका ऑप्शन हमें कैसे पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो ये एक इंसेक्ट है। क्या है? ये एक इंसेक्ट है जो कि जब ये शिकार करता है ना, ये अदर इंसेक्ट्स को खाता है एज अ फूड के तौर पे, मतलब अपना पेट भरने के लिए कुछ तो करेगा ना, तो ये दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है। ये किस कैटेगरी में आता है? तो ये याद कर लेना कि प्रेइंग मेंटिस जो है वो कार्निवोरस की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? कार्निवोरस की कैटेगरी में। ओके, क्योंकि ये अदर इंसेक्ट्स को खाता है अपने फूड पूरा करने के लिए, भोजन पूरा करने के लिए। ठीक है, तो किस फॉर्म में आता है, किस कैटेगरी में आता है? ये कार्निवोरस की कैटेगरी में आता है, और ये एक क्या है? खुद एक इंसेक्ट है। ठीक है, तो जब ये शिकार करने निकलता है, ठीक है, तो उस समय ये क्या करता है ना कि ये ऐसा माहौल बना देता है ना कि सामने जो प्रे रहता है, जो शिकार रहता है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि हमको कोई खाने वाला है। ठीक है, ये अपना कलर ही चेंज कर लेता है। आई मीन जब ये प्लांट पे जाता है, अगर प्लांट पे देखता है कि कोई और इंसेक्ट इससे छोटा है तो उसको ये खा कर अपना पेट भर लेगा। तो ये उसके पास एकदम धीरे धीरे से जाता है ताकि उसको आहट भी ना हो। ठीक है, कि कोई मेरे पीछे है या फिर कोई अपना भोजन मुझे बना लेगा। तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेता है। जैसे कि अब बार्क पे बैठा हुआ है कोई, तो बार्क ब्राउन कलर में होता है, तो ये अपना बॉडी का कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, या फिर ये लिप्स पत्तियों के पीछे छिप जाता है और पता नहीं चलता है, और ये अटैक करता है अपने प्रे पे, अपने शिकार पे। ठीक है, और उसे खा लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो मैंने क्या बोला कि ये अपना हैबिट चेंज करता है, यानी कलर भी चेंज कर लेता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कैमोफ्लैग का। किसका एग्जाम्पल है? कैमोफ्लैग का। ठीक है,
किसका एग्जाम्पल है? कैमोफ्लेज यानी छंदमावरण का एग्जाम्पल है। ओके, तो समझ में आ गया ये प्रेइंग मेंटिस क्या होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना वो 2013 में पूछा गया। ओके, तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली सुनोगे। ओके, और जितने भी ऑप्शंस हैं ना उसे याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपका वो क्वेश्चन 100% सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूत्र युग्मन होता है इनके माध्य। ठीक है, तो किनके माध्य सूत्र युग्मन हो रहा है, यानी फॉर्मूला कॉपुलिंग किसके माध्यम से हो रहा है या फिर किसके किसके बीच हो रहा है? क्या एक नर तथा एक मादा युग्म या फिर mRNA और राइबोसोम के बीच में होता है, या फिर स्पिंडल फाइबर एंड सेंट्रोमियर के बीच में होता है, या टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि जो फॉर्मूला कॉपलिंग होता है वह किसके किसके बीच होता है, तो वो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर के बीच में होता है। ओके, तो जो बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है आंसर में उसका 100% करेक्ट है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? तो आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे वो क्या है? चलो पढ़ो आप लोग भी। एक्सक्रिएशन ऑफ बाइल पिगमेंट इन यूरिन सोज। तो सबसे पहले बेटा ये समझो पित्तवर्णक क्या है? पित्तवर्णक क्या है, यानी बाइल पिगमेंट क्या होता है। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट जो होता है ना वो कौन सेक्रेट करता है? तो लीवर सेक्रेट करता है। कहाँ से बाइल पिगमेंट निकलता है? सिंपल से लैंग्वेज में समझो तो वो लीवर से निकलता है। जब लीवर अपना सही ढंग से काम नहीं करता है तो क्या रिलीज़ करता है? बाइल पिगमेंट रिलीज़ करता है। ठीक है, जो किस कलर का होता है? उसका पिगमेंट कैसा होता है? येलोइश होता है। कैसे? पीलापन टाइप होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जब हमारे यूरिन में बाइल पिगमेंट दिखने लगता है तो वो किस बीमारी को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एनीमिया, पहला बात क्या कर रहे हैं हम? एनीमिया का। तो एनीमिया बीमारी किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। अगर बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज़ मतलब आपके ब्लड में या यूरिन में क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है, चीनी का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक है बेटा, रिकेट्स क्या होता है? तो रिकेट्स जो होता है ना वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है हमारे बॉडी में। और पीलिया, लास्ट क्या है हमारा? जॉन्डिस, पीलिया, जो कि किसकी वजह से होता है? बाइल पिगमेंट की वजह से होता है। ठीक है, जॉन्डिस जो होता है हमारे बॉडी में वो क्या कहते हैं? बाइल पिगमेंट का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में भी येलोइश कलर आने लगता है, आपके बॉडी में खून की भी कमी हो जाएगी और आँख भी पीला पीला टाइप दिखने लगता है। ठीक है, तो जॉन्डिस का ही वो लक्षण है। किसका है? जॉन्डिस का लक्षण है। तो इसका आंसर क्या होगा? पीलिया होता है। क्या होता है? पीलिया होता है, यानी जॉन्डिस होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा चारों बीमारी। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाइल पिगमेंट अगर आपके यूरिन यानी मूत्र में दिखने लगे तो उससे कौन सा बीमारी होता है? तो उससे पीलिया होता है। क्या होता है? जॉन्डिस। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो अगला क्वेश्चन है वो 2014 में पूछा गया है। किसमें? 2014 में आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौधों के 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं, कौन कौन से हैं? चलो इसका आंसर करो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम। सेकंड क्या है? फॉस्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन। थर्ड क्या है? मैग्नीशियम, फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन। फोर्थ क्या है? कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज नहीं। तो चलो इसका आंसर करो। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है आपसे? प्राइमरी न्यूट्रिएंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व पौधों में। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो जो बच्चे ने आंसर बी दिया है उसका 100% करेक्ट है। प्राथमिक पोषक तत्व पौधों में क्या क्या होते हैं? तो फॉस्फोरस, सेकंड वन इज़ पोटेशियम एंड थर्ड इज़ नाइट्रोजन। आप लोगों को पता है फॉस्फोरस का साइन क्या होता है? पी होता है। पोटेशियम का साइन क्या होता है? के होता है। और नाइट्रोजन का क्या होता है? एन होता है। ये क्या है? प्राइमरी न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट है। क्या है बच्चों? प्राइमरी न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट है। ओके, आप लोग समझ गए। और जिसको इसको नहीं याद था या फिर भूल गए हो किसी रीजन से, तो याद आ गया होगा कि पौधों में 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं? PKN या NPK। क्या बोला जाता है? NPK। नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप कैन अ पर्सन टेक एनी ब्लड ग्रुप? निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो आप लोगों को पता होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी वर्ग के रक्त को ले सकता है। किसका होगा? जल्दी जल्दी आंसर करो आप लोग, आंसर करो। जिसको पता होगा, उस दिन भी हम इस बारे में बताए थे बहुत डिस्क्रिप्शन में। जो बच्चे डी दिए हैं ऑप्शन, उसका 100% करेक्ट है। इसीलिए ए बी को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर। चलो बच्चों लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ए बी इज़ ऑल्सो नोन एज, ए बी को और क्या बोला जाता है? तो यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर। ये जो ए बी ग्रुप के जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं ना, वो क्या, वो सबसे ले सकते हैं। ए से भी ले सकते हैं, बी से भी, ओ से भी, बट दे ये किसी को नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो जरा स्क्रीन पे दिख रहा है। AIDS, एड्स का अर्थ है। एड्स का फुल फॉर्म पूछ रहा है आप लोगों से। 100% पता होगा, सभी बच्चों को पता होगा। जल्दी जल्दी इसका आंसर करो, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। चलो इसका आंसर करो आप लोग जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, फर्स्ट तो होगा नहीं क्योंकि क्या दिया हुआ है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिजीज़ सिंड्रोम। ये होगा नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंट सिंड्रोम बिल्कुल नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी ये भी नहीं। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ओके, चलो आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पौधों का पत्ती हरा दिखता है क्योंकि यह हमारे प्लांट के लीव्स हरे क्यों दिखते हैं? इसका रीज़न बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? हरे प्रकाश का अवशोषित करता है। हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी एब्जॉर्व ग्रीन लाइट। क्या करता है? ग्रीन लाइट को क्या एब्जॉर्व करता है, इसकी वजह से हमारा पत्ती ग्रीन दिखता है। रिफ्लेक्टिंग ऑल एक्सेप्ट येलो एंड ग्रीन लाइट। क्या सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, सिर्फ येलो और ग्रीन लाइट को एब्जॉर्व करता है? या थर्ड ऑप्शन क्या है? रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। फोर्थ ऑप्शन क्या है? एब्जॉर्व रेड एंड येलो लाइट। चलो इसका आंसर करो आप लोग जल्दी जल्दी। थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है? हरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। लाल, फोर्थ क्या है? लाल तथा पीले प्रकाश को अवशोषित करता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर बताओ। तो आपका प्लांट का जो लीव्स है वो ग्रीन इसलिए दिखता है क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है, बट ये ग्रीन लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि ग्रीन का वेवलेंथ लाइट जो होता है ना वो बहुत कम होता है, तो इसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और इसमें ये मेन नेम क्या है? तो क्लोरोफिल इसमें पिगमेंट होता है, और वही क्या करता है ना कि
सारे कलर को एब्जॉर्ब करता है, बाकी ग्रीन लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी कारण हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ होती है वो किस कलर की दिखती हैं, ग्रीन कलर की। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटी विनोम इंजेक्शन इज गिवन टू प्रिवेंट इट। विष विरोधी सुई इसे रोकने के लिए दी जाती है। किसको रोकने के लिए दी जाती है, क्या ट्यूबरक्लोसिस को, या टेटनस को, या कोलेरा को, या मलेरिया को? बताओ जल्दी जल्दी बच्चों, किसको दी जाती है एंटी विनोम? वैसे तो जिसको स्नेक काटता है उसे भी एंटी विनोम की इंजेक्शन दी जाती है, बट यहाँ ऑप्शन में तो आपको दे नहीं रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेटनस को। किसको, टेटनस को रोकने के लिए। ठीक है, टेटनस कैसे हो जाता है, जैसे कि गंदगी की वजह से, जैसे कि लोहा अगर पैर में हल जाता है, ठीक है, तो उसके साथ लोहे के साथ बहुत सारी गंदगी लगी हुई रहती है, वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसमें ज़्यादा चांस होता है कि टेटनस हो जाता है। इसीलिए जब छड़ वगैरह पैर में हल जाता है तो सबसे पहले उसे क्या बोला जाता है कि आप टेटनस का इंजेक्शन ले लो। ठीक है, एंटी विनोम इंजेक्शन ले लो। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलोज फाइबर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलोज फाइबर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कपास, सेकंड क्या है, ऊन, रेयॉन, या पॉलिस्टर। सेलुलोज फाइबर किस में पाया जाता है, तो ये कॉटन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कॉटन में पाया जाता है। ओके, सेलवॉल में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, ही डिस्कवर्ड 4 ब्लड ग्रुप्स। कौन है जो 4 ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया है। 4 रक्त वर्गों की खोज इन्होंने की थी। किन्होंने की थी, क्या रिचार्ड फेयरमैन ने की थी, या फिर कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, या फिर एल्फ्रेड वेगनर ने किया था, या फिर स्टीफन हॉकिंस ने किया था। तो इसका डिस्कवर्ड किसने किया था, 4 ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किसने किया था, तो द राइट आंसर इज बी। द राइट आंसर इज बी। क्या किसने किया था, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। किसने, कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। ये याद कर लो, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओके, और ये इंपॉर्टेंट भी है, नेम है साइंटिस्ट का तो थोड़ा बहुत आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम होगा, बट याद कर लो। ठीक है ना, कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है ना, ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ठीक है, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विटामिन बी यानी थायमीन की कमी से हृदयपात हो सकता है। तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विटामिन बी की कमी से यानी थायमीन की कमी से हार्ट फेल्योर भी होता है। ठीक है, सेकंड क्या है, ए सिम्टम ऑफ स्कर्वी इज जॉइंट पेन। स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों का दर्द है, तो ये भी सही है कि हाँ, स्कर्वी का एक लक्षण जोड़ों का दर्द भी है। थर्ड क्या है, दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं पाई जाती है। क्या दूध में कोई विटामिन बी नहीं पाई जाती है, तो नहीं, दूध भी स्रोत है विटामिन बी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में डाउट, मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं ऑप्शन। विटामिन ए की कमी से त्वचा सूक्ष्म एवं खुरखुरी होता है, यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज ड्राई एंड रफ स्किन। तो हाँ, विटामिन ए की कमी से ड्राई भी होता है स्किन और रफ भी हो जाता है। ठीक है ना, खुरखुरा टाइप हो जाता है स्किन। कैसा हो जाता है, खुरखुरा टाइप। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो गलत है कि विटामिन बी दूध में नहीं पाया जाता, जबकि विटामिन बी दूध में पाया जाता है। दूध में ही नहीं, डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन बी पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में मतलब दूध से बने किसी प्रोडक्ट में विटामिन बी पाया जाता है। तो फिर मैं 2015 के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ठीक है, जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं हम 2015 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्क्रीन पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है वो क्या है, 70 राइबोसोम का वियोजन होता है इनमें से।
इनमें से क्या पूछ रहा है आपसे, 70S राइबोसोम का वियोजन पूछ रहा है, यानी डिसोशिएट पूछ रहा है। तो किस फॉर्म में 70S टूटता है ये आप लोगों को पता होगा। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करो। तो द राइट आंसर इज 50S प्लस 30S के फॉर्म में। किस फॉर्म में टूटता है, 50S प्लस 30S के फॉर्म में। यहाँ पे S क्या रिप्रेजेंट करता है, S क्या बताता है कि ये सब यूनिट्स है, क्या है, सब यूनिट्स है, ठीक है, या फिर सेफ्ड बॉक्स है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ओके। और एक 80S होता है राइबोसोम, क्या होता है, एक 80S होता है। तो ये भी आप लोग देख लो कि 80S किस फॉर्म में टूटता है, तो ये 60S प्लस 40S के फॉर्म में टूटता है, यानी 60 सब यूनिट प्लस 40 सब यूनिट के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है, या डिसोसिएट होता है या वियोजन होता है, ओके। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया 2015 में। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को, वो क्वेश्चन क्या है उसे चलो पढ़ते हैं। केला है एक, बनाना इज अ, बनाना का क्या पूछ रहा है आपसे, ऑप्शंस देखकर लग रहा है कि हाँ फ्रूट टाइप। तो क्वेश्चन पूरा करने के लिए यहाँ पे लिख सकता है कि बनाना, केला है कौन से फ्रूट टाइप का है, ठीक है। तो ये किस फ्रूट टाइप का है आप लोगों को पता होगा, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर करो, नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो तो द राइट आंसर इज बेरी। क्या है, बेरी। बनाना का फ्रूट टाइप क्या है बच्चों, बेरी, इसे याद कर लेना, ठीक है। बनाना का फ्रूट टाइप क्या है, बेरी। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, बेरी। केला का क्या फ्रूट टाइप है, बेरी है। चलो अब देख लेते हैं पोम किसका है। फर्स्ट ऑप्शन क्या था हमारा, पोम, POM नहीं POME होता है, और हिंदी में सही लिखा है पोम। पोम किसका है, तो लिख सकते हो आप लोग याद करने के लिए, क्योंकि यहाँ ना बनाना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आपसे एप्पल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पोम किसका है, एप्पल का है, ठीक है। पियर का है, पियर का है, नाशी का है, फिलहाल इतना ही जान लो, ठीक है। और भी फ्रूट्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतना ही के होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ध्रुव। ध्रुव किसका है, तो इसमें आ जाते हैं चेरी, फ्लेसी फ्रूट्स आ जाते हैं इसमें, चेरी, पीच, ऑलिव, ओके। और बेरी किसका है, केले का है। फिर रिग्मा दिया हुआ है, रिग्मा किसका है, तो ये ज़्यादातर कास्टर बीन प्लांट में आता है। किस में आता है, कास्टर बीन प्लांट में, बीन प्लांट में, ओके। तो नेक्स्ट बार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि एप्पल का फ्रूट टाइप क्या है, तो आप लोग बता दोगे। चलो डन करो, जो जो बच्चा बता देगा। पियर का क्या है, पोम, नाशी का क्या है, पोम, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आप लोग नोट कर लेना, ओके। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, पाचन मुख्यतः निम्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या बोल रहा है, डाइजेशन इज मेनली ए केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ठीक है। डाइजेशन में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस टाइप के, किस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। क्या वो ऑक्सीकरण को बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन को बोलते हैं, अपाचन यानी रिडक्शन को बोलते हैं, या जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस को बोलते हैं, या उदासीनीकरण को यानी न्यूट्रलाइजेशन को बोलते हैं। चलो जिस बच्चों को आता है आंसर करो जल्दी जल्दी, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कर सकते हो, करो। तो देखो डाइजेशन होता क्या है, जब हम लोग फूड खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, ठीक है, तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस होता है, मतलब वो जो फूड है ना वाटर के कांटेक्ट में जाता है, फिर वो कंपाउंड्स के फॉर्म में टूटता है, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, यानी जल अपघटन, जल अपघटन। तो द राइट आंसर इज जल अपघटन, सही उत्तर क्या होगा, जल अपघटन, ओके। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, नाइट्रोजन इज एक्सक्रिएटेड इन स्पाइडर इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन का उत्सर्जन मकड़ियों में इसके रूप में होता है। तो जो मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसको मैं डिटेल्स में बताई थी कि
यूरिया किस में होता है, यूरिक एसिड किस में होता है, ठीक है, इस सब के बारे में बताया था उस वीडियो में, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी बताया था कि जो यूरिक एसिड होता है वो किस किस में होता है, तो रेप्टाइल्स में होता है, किस में होता है, रेप्टाइल्स में होता है, बर्ड्स में होता है, और किस में होता है, इंसेक्ट्स में होता है। तो स्पाइडर क्या है, सबसे पहले ये आप लोग बताओ कि स्पाइडर क्या है। स्पाइडर इंसेक्ट है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा ना, नाइट्रोजन का एक्सक्रीटेड किस फॉर्म में होगा, यूरिक अम्ल के फॉर्म में। किसमें, यूरिक अम्ल के फॉर्म में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी आंसर 100% राइट दिए होंगे। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जाहिर सी बात है आप सभी बच्चों ने आंसर सही ही दिया होगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो जो गाइस, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, पेशीय संकुचन के पश्चात इसका पीएच, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय हमारे मसल्स का पीएच क्या होता है, क्या वो एसिडिक होता है या इनडिफरेंट होता है या अल्कलाइन होता है या नो इफेक्ट नो पीएच, यानी अम्लीय हो जाता है, उदासीन हो जाता है या क्षारीय हो जाता है या पीएच पर कोई असर ही नहीं होता। तो गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय हमारे मसल्स का जो पीएच होता है उसके बाद वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। ओके, यानी अम्लीय होता है। क्या होता है बच्चों, अम्लीय होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, मनुष्य में नेत्र गोलक को घुमाने वाली पेशियों की संख्या बताइए। जो हमारा आई बॉल है, क्या है, आई बॉल है, किसमें, ह्यूमंस में। वो जब क्या होता है, अप होता है, डाउन होता है, बैक होता है, ठीक है, या मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड जो होता है हमारे आई बॉल्स, वो किसके हेल्प से होते हैं, तो मसल्स के हेल्प से। किसके हेल्प से होते हैं, पेशियों की मदद से वो इधर उधर घूमते हैं। तो कितने पेशियाँ मिलकर हमारे नेत्र गोलक को घुमाता है, ठीक है। तो चलो इसको हम डायग्राम के हेल्प से समझते हैं। ओके, देखो बच्चों, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या है, हमारा आई है, ठीक है, ह्यूमन आई है। तो इसमें कितने मसल्स हेल्प करते हैं मूव करने में, तो एक ये है, ठीक है, जिसे हम सुपेरियर रेक्टस बोलते हैं। सेकंड ये है, जिसे हम सुपेरियर ऑब्लिक्यू बोलते हैं, और ये है जिसे हम लिगामेंटेशियस स्लिंग बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और उसी तरह यहाँ भी है, ठीक है, देख लो। तो टोटल कितने मांसपेशी हैं, 6 हैं, ठीक है। इधर ऊपर में सुपेरियर थे, नीचे में लेटरल है, रेक्टस, ठीक है, इन्फेरियर वही है ऑब्लिक्यू, और इन्फेरियर रेक्टस। ओके, तो कितने मसल्स हेल्प करते हैं, 6 मसल्स हेल्प करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, 6। तो इसका आंसर क्या होगा, 6। कितने मसल्स हेल्प करते हैं, 6 मसल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारे आई को लेफ़्ट साइड राइट साइड अप डाउन करने में कितने मसल्स हेल्प करते हैं, आई बॉल को, सॉरी नॉट आई को, ठीक है। तो कितने मसल्स वर्क करते हैं, 6 मसल्स वर्क करते हैं, ठीक है। 6 मांसपेशियाँ काम करती हैं, तब जाके हमारा नेत्र गोलक जो है वो मूव करता है, ठीक है। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का यह आवश्यक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटेलिस में होता है वो किसके कारण होता है, क्या पिता RH माता RH पॉजिटिव होता है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या होता है RH और माता का भी RH, या फिर पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH पॉजिटिव, या फिर पिता का RH पॉजिटिव और माता का RH, ठीक है, यानी निगेटिव समझ लो, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में होता है, जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस होता है। तो ये सबसे पहले होता है क्या, ये एक तरह का डिजीज़ है, ये समझ लो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल ब्रेक करता है। क्या होता है बच्चों, रेड ब्लड सेल ब्रेक करता है, किसमें, न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है, रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस।
तो ये किस कंडीशन में होता है, क्या कंडीशन होता है? तो कंडीशन ये तब होता है जब फादर का RH होता है और मदर का RH पॉजिटिव होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। तो ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस अकर करता है, ठीक है, आवश्यक होता है ये डिजीज़ न्यू बॉर्न बेबी में, ठीक है। अब ये देख लो RH के बारे में 2-3 पॉइंट्स है जिसे आप लोग जान लो, वैसे कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लो, मे बी एग्जामिनर के दिमाग में कुछ और चल रहा हो और वो पूछ दिया तो फिर आप लोग सोचोगे कि अभी आ रही है तो पता ही नहीं चला। तो RH जो होता है ना वो सबसे पहले ना 1930 में रेसस मंकी से निकाला गया था, RH ब्लड ग्रुप, ओके। और इसको देखा किसने था रेसस मंकी में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ब्लड ग्रुप का डिस्कवर्ड किया था लैंड स्टीनर। कौन थे? लैंड स्टीनर, ठीक है। चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। ज़्यादा ब्रीफली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर्स देखने हैं और आंसर्स याद करना है और क्वेश्चन समझना है, ठीक है। तो आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर ले ताकि एग्ज़ाम में मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, मुझे नहीं यानी आपको प्रॉब्लम ना हो, ओके। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, यह एक जीवधारी द्वारा उत्पन्न की जाती है, जो वो लिखा गया है, जो जीवधारी की वृद्धि का संदमन करती है, ठीक है। तो यानी क्या बोल रहा है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड सप्रेस द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, मतलब उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है, ठीक है। और क्या करता है? सप्रेस यानी दबाता है, संदमन करता है किसका? अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का, मतलब उसके वृद्धि का, ठीक है। तो ये किसके द्वारा होता है? जो हमारे बॉडी में सपोज अगर कोई एंटीजन आ जा रहा है, ठीक है, यानी कोई वायरस आ जा रहा है तो उसे हम किस तरह से रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी में ये है जिसे हम, जो कि क्या करता है, हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है और वो ग्रोथ को सप्रेस कर देता है यानी वृद्धि को रोक देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कम पड़ जाने की वजह से क्या हमें मेडिसिन्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। क्या? एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। तो मैं तो आंसर तो बता ही दी, जो समझने वाला होगा वो जो समझदार होगा वो समझ ही गया होगा। अच्छा कोई नहीं, फिर भी तो ऑप्शन में क्या है? एंटीजेन, सेकंड ऑप्शन इज एंटीबॉडी, थर्ड ऑप्शन इज एंटीबायोटिक एंड फोर्थ इज एंटी एलर्जिक। तो इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, जब हमें एक्स्ट्रा जब हमें नहीं, जो हमारा बॉडी, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करे और अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सप्रेस करे यानी वृद्धि को रोक दे, तो उस कंडीशन में क्या होता है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? जीवधारी क्या उत्पन्न करता है? एक एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी नहीं, एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है। क्या करता है? एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है, प्रतिजैविक, ओके, ये उत्पन्न करता है। और ये दूसरे जो हार्मफुल हमारे बॉडी के लिए उनके ग्रोथ को, वैसे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को सप्रेस कर देता है यानी रोक देता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो द राइट आंसर इज एंटीबायोटिक। क्या करता है बॉडी, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक प्रोड्यूस करता है और अदर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोग को 2016 में पूछा गया है, ठीक है। तो 2016 में देखो, 2016 में क्या पूछा गया है? टीकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होते हैं। टीकोइक अम्ल कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये जो इंग्लिश में है ना, इसका स्पेलिंग होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, TEI होता है, CHOIC, ठीक है, ये होता है स्पेलिंग। और हिंदी में सही लिखा हुआ है टीकोइक अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है। तो कहाँ पे उपस्थित होता है टीकोइक अम्ल? तो ये ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे, कहाँ? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पे उपस्थित होता है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के कोशिका भित्ति पर, ठीक है, कोशिका भित्ति पर।
उपस्थित होता है टी कोइक, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल पर प्रेजेंट हो रहा है, यानी कोशिका भित्ति पे। तो 2-3 ऑप्शन भी जान लो, 2 ऑप्शन जान लो, जैसे बेसिलस बैक्टीरिया होता है ना, इसके सेल वॉल पे पाया जाता है, ठीक है। और जान लो स्पेक्ट्रोकोकस बैक्टीरिया, उसके भी सेल वॉल पे पाया जाता है। ये दोनों क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके बच्चों, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भी 2016 में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एल्गिनेट इज ऑब्टेन फ्रॉम, इस बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुकी हूँ और इसका आंसर मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो सीधा आंसर देखते हैं, ठीक है। चलो आप ही लोग बता दो जल्दी जल्दी, कमेंट में कर दो। एल्गी, शैवाल यानी एल्गी। इसके बारे में बहुत एक्स्ट्रा चीज़ भी बता चुकी हूँ जो कि अभी बिल्कुल नहीं बताऊँगी, ठीक है। आप लोग याद किया करो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, एफ्रीडीन इससे प्राप्त होता है। एफ्रीडीन इससे प्राप्त होता है, यानी एफ्रीडीन किससे प्राप्त होता है, शैवाल से, कवक से, जिम्नोस्पर्म से या ईस्ट से। तो सबसे पहले ये एफ्रीडीन होता क्या है, ये एफ्रीडीन होता क्या है। तो गाइस ये जो होता है ना वो एक क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड ड्रग है। क्या है, क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड ड्रग है। अब आप लोग बोलोगे क्रिस्टलाइन क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो बिहार बोर्ड वाले हैं, हमें तो पता ही नहीं। सिंपल सा टर्म है यार, थोड़ा सा समझो, ठीक है। ये क्या है, ड्रग है, क्रिस्टलाइन अल्कलॉइड ड्रग्स है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन को क्रिस्टलाइन ही बोलते हैं, अल्कलॉइड को छड़िए बोलते हैं और ड्रग्स को दवाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये किस पेड़ से प्राप्त होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो अस्थमा, तो आप लोग समझे होंगे जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है या फिर साइनस वाले पेशेंट को ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये किस पेड़ से पाया जाता है, तो जिस पेड़ से पाया जाता है ना, उस पेड़ का नाम क्या है, उस पेड़ का नाम है एफ्रीडा। ओके गाइज, ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। एफ्रीडा उस प्लांट होता है, ठीक है, जिससे एफ्रीड्राइन जो है वो क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ तो पेड़ का नाम दिया नहीं, तो आप लोगों ने पेड़ का नाम दिया नहीं, तो मैं आंसर क्या दूँ। तो ये जीनस पूछ रहा है, इस पेड़ का जीनस क्या होता है, इस पेड़ का जीनस क्या होता है। तो वो क्या होता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म होता है। क्या होता है, जिम्नोस्पर्म। तो द राइट आंसर इज सी, जिम्नोस्पर्म होता है। तो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया है, ओके, लेकिन इसे घबराने वाली बात नहीं है। सीधा आप लोग समझते हैं कि एफ्रीडिन होता है क्या। अगर एफ्रीडिन के बारे में जान रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसका जीनस पूछ रहा है, एल्गी है, फंगस है, कहाँ से वो बिलोंग करता है, तो वो जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। किससे, जिम्नोस्पर्म से। ओके गाइज, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या है, यह एंजाइम प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग करो, जल्दी जल्दी। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो द राइट आंसर इज रूबिस्को, द राइट आंसर इज रूबिस्को। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूग्लिना इस प्रकार का पाचन दर्शाती है, सॉरी नॉट दर्शती, इट्स दर्शाती। ओके, यूग्लिना शोज दिस टाइप ऑफ डाइजेशन। यूग्लिना में किस टाइप का डाइजेशन होता है, यूग्लिना आप लोग जानते ही होंगे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ये हेटरोट्रॉपिक भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आप लोग लिख दो आंसर। आंसर क्या होगा, द राइट आंसर इज, सॉरी, द राइट आंसर इज होलोफाइटिक। क्या है, होलोफाइटिक। ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लूप ऑफ
हेलेने यहाँ पर होता है। लूप ऑफ हेलेने कहाँ पर होता है, यानी बॉडी की किस ऑर्गन के में होता है लूप ऑफ हेलेने, तो ये किडनी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है। ठीक है, ये किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। ये याद कर लो किस शेप का होता है, यू शेप का होता है। इसका काम क्या होता है, रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम यूरिन। यूरिन से क्या रिकवर करता है, वाटर और सोडियम क्लोराइड के, जल और सोडियम क्लोराइड क्या करता है, रिकवर करता है यूरिन से। ओके, चलो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसका आंसर करो। टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है, टोकोफेरॉल किस विटामिन का नाम है। इस क्वेश्चन के बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन की थी पिछले वीडियो में। ठीक है, सबके बारे में बताई थी, सबके यूजेस के बारे में बताई थी। तो चलो उतना मेहनत किए थे तो वो मेहनत पे पानी मत फेरना यार, आंसर करो आप लोग। सभी बच्चों ने सही आंसर किया होगा। तो द राइट आंसर इज विटामिन ई। किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। विटामिन ई इज़ ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल। ओके, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कमेंट में ना आप लोग ये भी लिख देना कि के को क्या बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म क्या है, किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या वो निमेटोड से बिलोंग करता है, एनेलिडा से बिलोंग करता है, या मॉलुस्का से बिलोंग करता है, या आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। जल्दी जल्दी बताओ, सिल्कवॉर्म यानी बॉम्बेक्स मोराई किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो गाइज ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। किससे, आर्थ्रोपोडा से। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 100% राइट होंगे बच्चे। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना, इसको प्रूफ करना कि आप लोग 100% राइट हो, यानी पढ़ने वाले बच्चे हो यार। ओके, क्लास क्या होता है, चलो बता दो क्लास क्या होता है, कमेंट में जल्दी लिखो। सिल्कवॉर्म का क्लास क्या होता है, तो इंसेक्टा होता है। ऑर्डर क्या होता है, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी। लेपिडोप्टेरा क्या होता है, लेपिडोप्टेरा। ओके, चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यहाँ होता है। कहाँ होता है, तो ए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस में। बी के क्या दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सी क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, फिर से अगेन कर दिया है, रिपीट कर दिया है, यहाँ ऑप्शन कुछ और भी लिख सकते हो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, सेंट्रियोल में। कहाँ होता है, जल्दी जल्दी बताओ आप लोग। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर चेन, ठीक है, या फिर मैकेनिज्म। इसे एक और चीज़ बोलते हैं, ये याद कर लेना, रेस्पिरेटरी चेन। क्या होता है, रेस्पिरेटरी चेन। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, तो गाइज ये प्रोसेस कहाँ होता है, एटीएस का, ईटीसी का, जल्दी जल्दी बता दो। ईटीसी यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन मैं एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।